नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा और ये हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था से ही संबंधित। इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप इम्पोर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं, और लगभग 50 के आसपास जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाले। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। ये हो जाती है इंडियन इकोनॉमी और रिवीजन क्लास ये आपकी हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानेतर संस्था हो जाती है? कौन सी हो जाएगी संवैधानेतर संस्था? तो ये हो जाती है योजना आयोग। बाकी संघ लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। वित्त आयोग का भी किया गया है और चुनाव आयोग का भी किया गया है। लेकिन योजना आयोग का जो है प्रावधान ये आपका संविधान में नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको संवैधानेतर संस्था कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद की किससे संबंधित हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में संबंधित हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व तो ये करता है मुख्यमंत्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था हो जाती है? कौन हो जाती है नोडल संस्था? तो ये हो जाती है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग हो जाती है। इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे तो पीएम जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, उसको हरित सकल राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। गिनी गुणांक माप क्या हो जाती है? गिनी गुणांक माप आपसे पूछी गई है तो ये हो जाती है आय वितरण की असमानता, ठीक है। इसको गिनी गुणांक माप कहा जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? आय की असमानताओं को नहीं मापता है तो ये हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। ये जो है आय की असमानताओं को नहीं मापता है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सकल घरेलू आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है तो ये प्राप्त हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर और ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। सकल घरेलू आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपका प्रति व्यक्ति आय जो है निकल कर आ जाती है। निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। किन कारणों से कम हो जाती है जीएनपी में श्रम की भागीदारी? तो ये हो जाता है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होना। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम हो जाती है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाता है मुद्रापूर्ति। मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है उपदान। उपदान को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से हो जाता है? किससे संबंधित हो जाती है हिंदू समृद्धि दर? तो ये हो जाती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी से संबंधित हो जाती है हिंदू समृद्धि दर। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाता है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि वृद्धि हो जाती है जबकि राष्ट्रीय आय में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी बराबर होता है। एनएनपी किसके बराबर हो जाएगा?
तो ये हो जाता है जीएनपी पूंजी हास के बराबर हो जाता है एनएनपी। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बचत में सर्वाधिक योगदान करता है तो ये हो जाता है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र हो जाता है जो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये अर्थ हो जाता है राष्ट्रीय आय का। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर हो जाता है जीएनपी और जीडीपी में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर हो जाता है। बराबर होगा, ये हो जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति आय में। ठीक है, ये हो जाता है राष्ट्रीय सकल उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति आपसे पूछी गई है तो ये हो जाती है 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं महालनोबिस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इनसे एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो ये हो जाती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर हो जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? कौन सा संस्थान करता है राष्ट्रीय आय का आकलन? तो ये हो जाता है सीएसएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सीएसओ के नाम से इसको जाना जाता है। कृषि उत्पादन विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पास हो जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 1956 में पास हो जाता है कृषि उत्पाद अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश एवं कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में हो जाती है आपकी कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना? तो ये हो जाता है 2017 में। 2017 में हो जाती है कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना। ये क्वेश्चन जो है 2021 में ही आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स आर राइट अधिनियम निम्नलिखित में से वर्ष में पारित किया था। किस वर्ष में ये पारित किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 2001 में पारित हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम। ये भी क्वेश्चन आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं आरओ की परीक्षा में। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इसको एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया है वाणिज्य बिल 2020 में। इससे पहले अगर आपने हमारे 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जनवरी से दिसंबर की हो जाती है ये मैराथन क्लास, और पिछले 12 माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको मिल जाता है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था तो ये लागू किया जाता है 1937 में। 1937 में एगमार्ट एक्ट कृषि उत्पादन से संबंधित है, जो 1937 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और जिसमें उत्पादन की मानक गुणवत्ता और मूल्यांकन एक्ट के तहत की जाती है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन हो जाता है? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है राजस्थान। राजस्थान हो जाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत हो जाता है? कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है तो ये हो जाते हैं उद्देश्य हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा और उत्पादकता नियोजन हो जाएगा। इस हिसाब से उपरोक्त सभी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है। के लिए किया गया था भारत सरकार के द्वारा कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना। तो ये हो जाते हैं कॉफ़ी व चाय उत्पादकों के लिए की गई थी। ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 2004 में। ठीक है, ये आपके लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? कौन हो जाएगी जो सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो ये हो जाता है वाणिज्य बैंक। ठीक है, वाणिज्य बैंक हो जाता है जो कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो साख का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक जो है ये भारतीय कृषि के लिए संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी हो जाती है? सबसे अधिक हिस्सेदारी हो जाती है तो ये हो जाती है वाणिज्य बैंक होगी। ठीक है, भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो संस्थागत नहीं है, ये हो जाता है साहूकार। ठीक है, बाकी सभी जो है संस्थागत हो जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक हो जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो क्या हो जाता है? तो खाद्यान्न का क्रय करती है सरकार, ये करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। ठीक है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? कौन हो जाता है जो संस्तुति करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए? तो ये हो जाता है कृषि लागत और कीमत आयोग। ठीक है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति प्रदान करता है। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी हो जाती है। कौन सी हो जाती है केंद्रीय नोडल एजेंसी? तो ये हो जाती है नेफेड। ठीक है, नेफेड हो जाती है केंद्रीय नोडल एजेंसी। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी स्थापना हो जाती है 2 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, 1958 को हो जाती है इसकी स्थापना नेफेड की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? सरकार अनाज खरीदती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है, वर्ष बताना है किस वर्ष की गई है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। तो ये हो जाता है 1965 में हो जाती है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया है? तो ये हो जाता है 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया है संयुक्त क्षेत्र का विचार औद्योगिक नीति प्रस्ताव में। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या हो जाता है? नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष हो जाता है 1991। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1991 हो जाता है नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य क्या हो जाता है? राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य तो ये हो जाता है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा हो जाता है इसके गठन का उद्देश्य। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, तो ये हो जाती है वैश्वीकरण की ओर से। ठीक है, वैश्वीकरण की ओर से अधिक उन्मुख हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हो जाएगा? तो ये हो जाता है फुटपाथ विक्रेता। ठीक है, ये हो जाता है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित हो जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित हो जाता है तो ये स्थापित हो जाता है कानपुर में। कानपुर में इसकी स्थापना हो जाती है, ईयर भी आपसे पूछा जाएगा
1961 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है कानपुर में। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य हो जाएगा? भारत में सनराइज उद्योग से तात्पर्य हो जाएगा, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, सनराइज उद्योग हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार जो है 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें क्या कहा जाता है? 1 करोड़ रुपए से और 5 करोड़ रुपए तक हो जाएगा, वो क्या हो जाते हैं? तो ये कहे जाएंगे सूक्ष्म उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग इनको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही आपसे पूछा गया है। और यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा, सूक्ष्म उद्योग किसको कहा जाएगा? तो इसका जो विनियोग होगा ये हो जाता है 1 करोड़ रुपए से, और वार्षिक टर्नओवर ये हो जाता है 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, ये सूक्ष्म श्रेणी में आ जाता है। लघु की बात करेंगे तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो विनियोग हो जाएगा, और 5 से 50 करोड़ तक का जो वार्षिक टर्नओवर है वो हो जाता है, तो इसको कहा जाएगा लघु। बात करेंगे मध्यम उद्योग की, तो ये 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हो जाएगा, और 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का जो है वार्षिक टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है मध्यम उद्योग। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची को दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। सूची 1 में फसल हो जाएंगे और सूची 2 में आपकी हो जाती हैं प्रजातियां। तो सबसे पहले बात करेंगे धान के बारे में। धान की जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी? तो धान की फसल हो जाती है रत्ना। रत्ना हो जाती है धान की फसल। और इसके बाद बात करेंगे सरसों की। तो सरसों की फसल हो जाती है वरुणा। ठीक है, वरुणा जो है ये हो जाती है सरसों की फसल। अलसी की बात करेंगे, अलसी हो जाएगी नीलम की। नीलम हो जाएगी अलसी की फसल। और मटर की प्रजाति हो जाती है रचना। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। धान की रत्ना हो जाएगी, सरसों की वरुण हो जाएगी, अलसी की हो जाती है नीलम, और मटर की हो जाती है रचना। और ये दिया गया है एका एक दिया गया है 2 ही ऑप्शन में। बी का हो जाएगा 4, और बी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाता है 3। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका हो जाता है करेक्ट। और बाकी थोड़ा सा हम समझेंगे जो है कौन कौन सी फसलें जो हैं किससे संबंधित हो जाएंगी। इधर आपकी फसलें दी गई हैं, इधर आपकी प्रजातियां दी गई हैं, कौन सी जो है किस किस की प्रजाति हो जाती है। धान की प्रजाति आपको याद रखनी है। धान से, गेहूं से, अलसी से, इन सभी से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे धान की, तो रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा, सुगंधा। बोरो, पूसा, सुगंधा आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा गया है आपका, और रत्ना भी यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, गेहूं की बात करेंगे तो कल्याण, सोना और सोनालिका, ये गेहूं से संबंधित हो जाएंगे। अलसी की बात करेंगे हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर 17, और ये जो है हो जाती हैं बाकी। मटर की बात करेंगे तो मटर में रचना ये फेमस हो जाएगी। अपर्णा, सपना, उत्तर, पूसा, प्रगति, ये सब जो है मटर की हो जाती हैं प्रजातियाँ। मसूर की बात करेंगे तो मल्लिका हो जाएगी, प्रिया हो जाएगी, गरिमा, पूसा, वैभव, ये और भी जो है कुछ हो जाती हैं। बात करेंगे सरसों की तो गिरिराज हो जाएगा, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या 33। इस तरह से जो है फसल की प्रजातियां हो जाती हैं। और इन सभी से जो है आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? कौन हो जाएगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो ये हो जाता है निजी धन उधार देने का प्रचलन। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश किए गए हैं? किसकी सिफारिश पर स्थित स्थापित किए गए हैं? तो ये हो जाते हैं मालेगांव समिति। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का संबंध हो जाता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे हो जाता है? तो ये हो जाता है लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित हो जाता है आबिद हुसैन समिति का। ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कौन सा हो जाता है? भारत में प्रथम उद्योग हो जाता है कुटीर उद्योग, जिसका विकास हुआ है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।